दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसने लगभग हर न्यूज़पेपर्स और हर न्यूज़ चैनल में हेडलाइन बनाई हुई है। हालिया जो विषय है वह इसी केस पर आधारित है, यानी आज का जो हमारा विषय होगा वह भी इसी केस पर ही आधारित होगा। दरअसल अभी हाल ही में आफ्ताब की कई ऐसी एक्टिविटीज देखी गई हैं। जी हाँ, वही आफ्ताब जिसने श्रद्धा की नृशंस यहाँ पर हत्या कर दी है, जो कि उनकी लिविंग पार्टनर थी। तो इनकी हत्या के बाद यह मामला काफी सुर्खियों में आ गया है, जिसमें अब पुलिस ने खुद कहा है कि दरअसल इसमें आफ्ताब कई ऐसी भ्रामक गतिविधियां कर रहे हैं, कई ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो पुलिस को यहाँ पर ऐसी अवस्था में डाल रहा है कि वो एक स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पा रहा है कि आखिर इसका रीजन क्या है या इस पूरे केस का कारण क्या है। तो पुलिस ने मांग की है इनकी नार्को टेस्ट कराने की और इनकी पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की। तो यहाँ पर आज का हमारा मुद्दा इसी पर आधारित होगा कि आखिर यह पॉलीग्राफी टेस्ट है क्या, और नार्को टेस्ट के पहले पॉलीग्राफी टेस्ट क्यों करवाया जाता है या पॉलीग्राफी टेस्ट क्यों जरूरी है। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज का हमारा विषय है सजा दिलाने में कितना कारगर होगा पॉलीग्राफी टेस्ट या कितना कारगर है पॉलीग्राफी टेस्ट। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा के बिंदु देखेंगे कि कौन कौन से बिंदु होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह खबर कहाँ से ली गई है, क्योंकि यह खबर बहुत न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित की गई है। इसके बाद समझेंगे कि आखिर जो खबर है सुर्खियों में क्यों आ गई है, इसकी चर्चा में बने रहने का क्या कारण है। इसके बाद जानेंगे कि आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट है क्या या पॉलीग्राफ क्या है, इसे कैसे यहाँ पर कब यह सामने आया था। इसके बाद समझेंगे नार्को टेस्ट के बारे में और पॉलीग्राफ टेस्ट, इन दोनों के बारे में कि आखिर नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट में या पॉलीग्राफी टेस्ट में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। फिर जानेंगे कि आखिर जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वह कितना कारगर है या कितना विश्वसनीय है, इस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, इसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं। इसके बाद आज के सेशन पर आधारित एक सवाल होगा जो प्रीलिम्स के लेवल पर होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं खबर के बारे में। दरअसल ये खबर बहुत सारी पेपर्स में प्रकाशित की गई है, इसे हमने कई न्यूज़पेपर्स में देखा और काफी न्यूज़पेपर्स से हमने इनपुट लिए हैं। उसके बाद हम इस पूरे सेशन को हमने तैयार किया है। तो आज की हमारी खबर द फर्स्ट पोस्ट से ली गई है, जिसमें खबर प्रकाशित की गई थी श्रद्धा वॉकर मर्डर, नो नार्को टेस्ट फॉर आफ्ताब पूनावाला, टुडे विल फर्स्ट अंडरगो पॉलीग्राफ एग्जाम। दरअसल यहाँ पर इस पूरे केस में, जो श्रद्धा मर्डर केस है, इस पूरे केस में आफ्ताब के नार्को टेस्ट की बात कही गई थी और नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट करने की बात कही गई है कि तब तक नार्को टेस्ट नहीं होगा जब तक आफ्ताब की पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हो जाती। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि आखिर यह पॉलीग्राफी टेस्ट है क्या। तो पॉलीग्राफी टेस्ट से पहले जानेंगे इस पूरी खबर के सुर्खियों में बने रहने का क्या कारण है या चर्चा में बने रहने का क्या कारण है। तो हमने श्रद्धा मर्डर केस के बारे में सुना ही होगा कि उनके लिविंग पार्टनर आफ्ताब ने पिछले कुछ 5 से 6 महीने का समय बताया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी, नृशंस हत्या कर दी और उनके कई लगभग 34-35 पार्ट उनके शरीर के उन्होंने विभिन्न दिल्ली के ही कई अलग अलग स्थानों पर उन्होंने जंगल में इनको डाल दिया। इसके बाद यह खबर काफी सुर्खियों में आ गई है, जब इनके परिजन यहाँ पर एक्टिव हुए जानने के लिए कि वे उनसे कांटेक्ट नहीं कर रही हैं, आसपास के लोगों को भी उनका पता नहीं चल रहा था। तो बाद में यह केस आगे आया और फिर यह सुर्खियों में आ गया। बाद में उसने कबूल भी कर लिया कि उसने ऐसी एक्टिविटीज की हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह उठ रहा है कि पुलिस यह जानना चाह रही है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है। लेकिन यहाँ आफ्ताब स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसमें पुलिस यह समझ रही है कि वे भ्रम पैदा कर रहे हैं उनके बीच में। तो पुलिस ने यहाँ पर कोर्ट ने उन्हें नार्को टेस्ट करने के लिए कहा है और नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट करने की बात यहाँ पर चल रही है, क्योंकि नार्को टेस्ट को डिले कर दिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले नार्को टेस्ट के पहले उनकी पॉलीग्राफी टेस्ट यहाँ पर करवाना है। तो इसलिए यह खबर पूरी सुर्खियों में आ गई है। तो दरअसल श्रद्धा वॉकर हत्या मामले में आरोपी आफ्ताब की नार्को परीक्षण की वजह से यह पूरा मामला सुर्खियों में है। नार्को टेस्ट से पहले क्या कराने की बात कही गई है, पॉलीग्राफी टेस्ट या पॉलीग्राफिक टेस्ट। तो आज हम समझेंगे कि आखिर यह पॉलीग्राफी टेस्ट क्या है। तो आइए समझते हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट क्या है। पॉलीग्राफी टेस्ट कराने से पहले आपके लिए यहाँ पर जानकारी महत्वपूर्ण भी है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब किसी व्यक्ति का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा या पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा तो उसमें उस सब्जेक्ट या उस व्यक्ति की सहमति की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आफ्ताब ने अपनी सहमति दी है कि वे इस टेस्ट को करवाने के लिए तैयार हैं। समझेंगे कि पॉलीग्राफी क्या है, पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है। दरअसल पॉलीग्राफ एक लाई डिटेक्टर के रूप में जाना जाता है।
पॉलीग्राफ टेस्ट एक लाइट डिटेक्टर के रूप में जाना जाता है, यानी झूठ पकड़ने की एक मशीन, या इससे झूठ पकड़ने में आसानी के रूप में देखा जाता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लाइट डिटेक्टर। यहां पर पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ का अर्थ क्या है, पॉली यानी कई, और ग्राफ मतलब हम जानते हैं कि रेखाओं, कागज में जैसे कई रेखाओं से संदर्भित ग्राफ होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं, किसी विषय के बारे में जानकारी देते हैं कि उस, क्योंकि ये दो अक्षों में होते हैं तो उन दोनों अक्षों के सापेक्ष उसकी स्थिति क्या है, ये होता है ग्राफ। और पॉली का अर्थ होता है कि कई, यानी कई प्रकार के ग्राफ से मिली हुई रेखाएं, या कई प्रकार के जब ग्राफ से जो एक्टिविटीज ट्रैक की जाती हैं उसे ही यहाँ पर पॉलीग्राफ के रूप में देखा गया है। चूंकि पॉलीग्राफ में क्या देखा जाता है, व्यक्ति के शारीरिक संकेतकों को ट्रैक किया जाता है। यहाँ पर व्यक्ति के कई यानी बहुत सारे शारीरिक संकेतकों को ट्रैक किया जाता है, जिसमें रक्तचाप, श्वसन दर, पसीना और नाड़ी आदि शामिल होते हैं। इसलिए ही चूंकि इसमें शब्द क्या इस्तेमाल किया गया है, पॉली यानी कई सारी, तो यहाँ पर कई शारीरिक संकेतकों को जब रिकॉर्ड किया जाता है इसलिए इसे क्या कह दिया गया है, पॉलीग्राफ। यानी ग्राफ के जरिए व्यक्ति के कई शारीरिक संकेतकों को रिकॉर्ड करना ही, या इस टेस्ट के अंतर्गत इसे पता करना ही पॉलीग्राफी कहा गया है। तो इसमें व्यक्ति के कई शारीरिक संकेतकों को रिकॉर्ड किया जाता है, व्यक्ति की रक्तचाप, श्वसन दर और पसीना, नाड़ी आदि की एक्टिविटीज। कि आखिर जब व्यक्ति से सवाल पूछा जाता है तो उसकी जो नाड़ी है, उसका जो रक्तचाप है या उसका पसीना किस दर से बह रहा है, किस दर से उसके शरीर के स्ट्रक्चर में यहाँ पर बदलाव हो रहा है, कैसे वो पैर हिला रहा है, कैसे हाथ हिला रहा है, इन सभी एक्टिविटीज को इसके अंतर्गत ट्रैक किया जाता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति से, संदिग्ध व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं, और जब इन सारी एक्टिविटीज को ट्रैक किया जाता है, इन डेटा को, इसी डेटा का फिर उपयोग करके यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं। तो इसी को जो ज्ञात किया जाता है, यानी इसी एक्टिविटीज या डेटा के जरिए जो प्राप्त किया जाता है, उसे ही कहा जाता है पॉलीग्राफी टेस्ट। यदि पॉलीग्राफी टेस्ट के सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत झूठ बोलने वाला व्यक्ति सच बोलने वाले व्यक्ति की तुलना में जो शारीरिक उसकी एक्टिविटीज हैं वह अलग हरकत करता है, अलग गतिविधि करता है, इसी सिद्धांत पर यह आधारित है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से सच बोलते हैं तो सामान्य तौर पर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई शारीरिक यहाँ पर एक्टिविटी या गतिविधि एक्स्ट्रा नहीं देखी जाती। लेकिन जब व्यक्ति कोई झूठ बोलता है, यानी वह एक बने बनाए ट्रैक से हट रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की जो रक्तचाप का लेवल है या उसकी श्वसन दर है यह बढ़ जाती है, उस व्यक्ति के शरीर से पसीना आने लगता है। इसी सिद्धांत पर यह आधारित है कि यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। इसे ही कहा गया है पॉलीग्राफी। यदि हम बात करें कि पॉलीग्राफी में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें कार्डियो कफ संवेदनशील इलेक्ट्रोड जैसे उपकरण लगाए जाते हैं। यानी कि व्यक्ति के शरीर में, जिससे सवाल पूछा जाता है, उस व्यक्ति के शरीर में कुछ संवेदनशील या हम कहें सेंसर्स लगाए जाते हैं, और उस सेंसर के जरिए ही ट्रैक किया जाता है। व्यक्ति के शरीर में यहाँ पर उसके हृदय की धड़कन को मापने के लिए, श्वसन दर को मापने के लिए ये देखिए रबर वाले कुछ ट्यूब्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही पसीने की एक्टिविटीज, इन ग्रंथियों की एक्टिविटीज के लिए कुछ धातुओं की प्लेट को यहाँ पर लगाया गया है, और इसे ही जोड़ा गया है इस ग्राफ से, जिसमें आपकी श्वसन दर भी पता किया जाता है, रक्तचाप का लेवल पता किया जाता है, आपकी और भी एक्टिविटीज, पसीने आदि की एक्टिविटीज भी ट्रैक की जाती है, नाड़ी की एक्टिविटीज भी ट्रैक की जाती हैं। तो जब ये सारी चीजें एक ही ग्राफ में आ गई हैं तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, पॉलीग्राफ। और इसी टेस्ट के जरिए पता लगाया जाता है, जब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं बॉडी की, तो इससे पता लगाया जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। तो हमने इसके बारे में चर्चा की। कई ग्राफ को एक साथ दिखाना पॉलीग्राफ कहलाता है। एक परीक्षण के दौरान रिकॉर्ड की जा रही कई शारीरिक एक्टिविटीज को ही यह संदर्भित करता है। यदि हम बात करें कि पहली बार इस पॉलीग्राफ के बारे में कहां पर चर्चा में आया था, किस सन में चर्चा में आया था, तो वर्ष 1921 में जॉन लॉर्सन ने पहली बार पॉलीग्राफ को विकसित किया था। चूंकि उन्होंने पहली बार एक ऐसा काम किया था कि श्वसन की दर को मापना, रक्तचाप की दर को मापना और विभिन्न एक्टिविटीज यानी बॉडी की और भी एक्टिविटीज को मापने की जो भी अलग अलग मशीनें थी, इनको उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया था, एक ही ग्राफ पे ले आए थे। तब यहाँ पर पहली बार पॉलीग्राफ का विकास हुआ था। किस सन में हुआ था? 1921 में। ये तो हमने देखा पॉलीग्राफ के बारे में। अब हम जानेंगे कि आखिर पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में अंतर क्या है, नार्को टेस्ट में अंतर क्या है। सबसे पहले हमने अभी देखा कि पॉलीग्राफ क्या है, जो शारीरिक एक्टिविटी को यहाँ पर या फिजिकल एक्टिविटी को ट्रैक करता है, जिसमें ब्रीदिंग, हार्ट बीट, पसीना आदि शामिल होते हैं। जबकि यदि हम नार्को टेस्ट की बात करें
तो नार्को एनालिसिस में किसी व्यक्ति के शरीर में अंदर उसके शिराओं में कुछ पदार्थ डाला जाता है, यानी यहाँ पर नार्को टेस्ट को ट्रुथ सीरम के रूप में भी जाना जाता है। ट्रुथ सीरम मतलब एक यहाँ पर द्रव डाला जाता है शिराओं में, और इस द्रव के जरिए ही व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, एनेस्थीसिया जैसी, कुछ बेहोशी की जैसी हालत होती है, लेकिन व्यक्ति यहाँ पर जागता हुआ रहता है, जागने जैसी अवस्था होती है, उसमें चेतना की अवस्था होती है, लेकिन हल्की सी या लगभग बेहोशी जैसी स्थिति इसको देखा जाता है इसमें। तो नार्को विश्लेषण में एक दवा को शिराओं में डाला जाता है, और इस दवा को किस नाम से जाना जाता है, ट्रूथ सीरम के नाम से, क्योंकि जैसे ही वह दवा किसी व्यक्ति के शरीर में जाती है तो व्यक्ति की बेहोशी जैसी स्थिति आ जाती है। तो ऐसे में जब व्यक्ति से सवाल पूछा जाता है तो व्यक्ति लगभग उन सवालों का सही जवाब देता है, इसलिए इसे ट्रूथ सीरम के रूप में जाना जाता है। यदि देखें कि इस द्रव में कौन कौन से द्रव शामिल होते हैं या मुख्यतः किन द्रवों का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार हमने देखा है कि एनेस्थीसिया जैसी स्थिति भी पैदा होती है। तो जो कौन कौन से द्रव है, तो इसमें 2-3 टाइप के द्रव के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन कभी किसी सेंटेंस में पूछा भी जा सकता है, तो याद रखिएगा सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलोमाइन और सोडियम अमाइटल, इन तीनों द्रवों का इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से किसी भी एक द्रव का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें सिराओं में डालकर व्यक्ति को ऐसी अवस्था में लाया जाए जिसमें लगभग व्यक्ति बेहोश हो। लेकिन ऐसी अवस्था के बाद भी ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति का दिमाग काम कर रहा होता है, तो इसलिए जब उससे सवाल पूछा जाता है तो वह लगभग उस सवाल का सही जवाब देता है। तो इसी हालत में आरोपी से सवाल किए जाते हैं और इस टेस्ट के बाद ज्यादातर अपराधी सच कबूल लेते हैं। हालांकि यहाँ पर जानना यह है कि इसके पीछे के कारण क्या हैं, यानी आफ्ताब ने जो ये नृशंस हत्या की है उसकी, तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या था, क्या वजह थी जिसकी वजह से वह इस स्थिति तक आ गया। यदि इसके बारे में देखें कि नार्को टेस्ट क्यों लाया गया था, तो यहाँ पर उस जानकारी को पता लगाया जाता है जो व्यक्ति यहाँ पर सचेत अवस्था में उस जानकारी को नहीं देता, यानी उस जानकारी को पता लगाने के लिए कि व्यक्ति दरअसल किस लेवल तक जाकर व्यक्ति ने उस कार्य को किया है। क्योंकि सचेत अवस्था में व्यक्ति उस जानकारी को नहीं देता, इसे पता लगाने के लिए ही नार्को टेस्ट की बात या नार्को एनालिसिस की बात यहाँ पर कही जाती है। यदि नार्को टेस्ट के बारे में ही अन्य तथ्यों को जाने, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अन्य सबूत यहाँ पर जो मिल गए हैं या जांच एजेंसियों ने जिन भी सबूतों को देखा है, उसके बाद भी स्पष्ट तौर पर यदि नहीं कहा जा सकता कि इसके पीछे क्या कारण है, तभी फिर नार्को टेस्ट या नार्को एनालिसिस का सहारा इसमें लिया जाता है। यदि बात करें इसकी विश्वसनीयता की, इस पूरे टेस्ट की विश्वसनीयता क्या रही है, तो दरअसल ये डिपेंड करता है कि आप यह टेस्ट किस व्यक्ति के ऊपर कर रहे हैं। क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को इस लेवल तक पहुंचा चुका होता है कि आप किसी भी प्रकार की स्थिति या एक्टिविटीज करें तो आप उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को हिला नहीं सकते हैं। यानी यदि व्यक्ति बहुत कई लेवल तक इस तरीके से टेस्टेड है और कई लेवल तक वह इतना सक्षम है कि वह अपनी मानसिक स्थिति को कंट्रोल कर सकता है, तो यह जो टेस्ट है ये उतना बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप यह टेस्ट किस व्यक्ति पर कर रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखा भी गया था अमेरिका में। एक व्यक्ति जो कि 30 साल से यहाँ पर रूस का जासूस था और अमेरिका में रह रहा था, उसके ऊपर यह लगभग 2 बार यह टेस्ट किया गया, लेकिन यह इस टेस्ट को पास कर गया, यानी वह व्यक्ति उस टेस्ट को पास कर गया और उस व्यक्ति की वजह से अमेरिका में कई लोगों की भी जाने गई थी। इससे यह तय होता है कि यह डिपेंड करता है कि आप उस व्यक्ति में या किस व्यक्ति में यह टेस्ट कर रहे हैं। यदि बात करें विश्वसनीयता के लेवल पर, तो अमेरिकन पॉलीग्राफ एसोसिएशन ने कहा है कि पॉलीग्राफी की सटीकता लगभग 87% है। तो जब यह खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि 100% सही नहीं है, केवल 87% ही इसके बारे में यह डेटा बता सकता है। इसके अलावा यदि हम इसके समर्थन करने वालों की बात कहें तो दरअसल इसकी समर्थन करने वाले लोग यह भी कहते हैं कि यह लगभग 90% सटीकता बताता है, लेकिन इसका विरोध करने वाले लोग कहते हैं कि यह 70% की सटीकता दर्शाता है। यदि बात करें कि और भी कब ऐसे प्रयास किए गए हैं जब इसकी विश्वसनीयता के बारे में देखा गया है, तो वर्ष 2003 में अमेरिकी संघीय सरकार ने खुद नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस को यह बात कही थी कि इस परीक्षण की सटीकता के बारे में पता लगाया जाए। तो फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे सर्वे किए, आसपास बहुत सारे सर्वे के बाद क्या रिजल्ट आया जिसमें अंतिम परिणाम देखा गया, यह टेस्ट लगभग 75% के परिणाम इसमें लगभग सही आते हैं। यानी इसका परिणाम क्या देखा गया कि 75% इसका जो रिजल्ट है वह लगभग सही आता है। इसकी मुख्य समस्या है कि यह चालाकी या धोखे को नहीं मापता, क्योंकि हमने अभी इस बारे में चर्चा भी की कि देखते हैं कि हम ऐसी एक्टिविटीज इसमें ट्रैक की जाती हैं कि व्यक्ति जब झूठ बोलता है तब इस एक्टिविटीज को ट्रैक किया जाता है, जबकि सच बोलने के लेवल पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को ट्रैक नहीं किया गया।
यानी यहाँ पर क्या केवल क्या पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है नहीं, उसकी भी सटीकता कितनी है, केवल 75%। तो यहाँ पर सच जानने की, यहाँ पर जो हमने ट्रुथ की बात कही, तो यहाँ पर सच जानने की जो एक्टिविटी है वह लगभग नगण्य मान ली गई। क्योंकि यहाँ पर झूठ के बारे में पता लगाया जा रहा है, तो लोगों का मानना यह है यहाँ पर कि ये झूठ के बारे में तो स्पष्ट रूप से बता पा रहा है, फिर भी 75 या 70% कहें सही कह रहा है, लेकिन ये सच के बारे में, सच्चाई की पहचान करने में बहुत अच्छा नहीं है। तो तनाव के जरिए, किसी व्यक्ति के तनाव के जरिए आप झूठ पता लगा सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के जरिए आप सच पता नहीं लगा सकते। इसके साथ ही ब्रिटानिका ने इस परीक्षण को अत्यधिक अविश्वसनीय कहा है। उसने कहा है कि यह जो परीक्षण है यह अविश्वसनीय है, यह जरूरी नहीं है कि हर बार व्यक्ति सही भी गए। जिसका एग्जाम्पल हमने देखा भी अमेरिका में देखा गया, जिसमें एक व्यक्ति 30 साल तक 2 बार टेस्ट उसके साथ हो गया, इसके बाद भी उसकी एक्टिविटीज ट्रैक नहीं की जा सकी। यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर मुद्दे निकलकर सामने आते हैं, जिसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति इस टेस्ट से गुजरता है तो चूंकि झूठ ही पता लगाया जा सकता है, सच को इसमें मापा ही नहीं जा सकता, इसलिए ऐसा नहीं माना जा सकता कि इससे हमेशा सच ही पता लगे। यहाँ पर केवल झूठ को ही ट्रैक किया जा रहा है, तो इसकी विश्वसनीयता का उतना अधिक यहाँ पर मापन नहीं लिया जाता। फिर भी आगे यदि हम वर्तमान मामले की बात करें कि वर्तमान मामले में इसे क्यों लिया जा रहा है, दरअसल हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है। उस व्यक्ति को जैसे ही ट्रुथ सीरम दिया जाएगा तो ऐसा संभव है कि वह इसके बारे में हमें सही जानकारी दे पाए। तो आज के सेशन पर आधारित सवाल देख लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? कथन कौन से हैं? पॉलीग्राफ को लाई डिटेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। और दूसरा कथन है, नार्को टेस्ट कई शारीरिक संकेतकों को रिकॉर्ड करता है, जैसे रक्तचाप, श्वसन दर, पसीना और नाड़ी आदि। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो आपको ये दोनों कथन पढ़ने हैं। इन दोनों कथनों के पढ़ने के बाद आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। दृश्य IAS शॉर्ट्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।